हाय एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे भी होंगे। आज के इस यूपी टीजीटी के सेशन में हम विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन और जॉन गल्सवर्दी के 20-20 और क्वेश्चंस की बात करेंगे। इससे पहले 3 सेशन हम ऑलरेडी ले चुके हैं, जिसमें टोटल हर एक राइटर से 60 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। इस सेशन में हम शुरुआत करेंगे विलियम शेक्सपियर के प्लेज के कुछ कोटेशन से, जो कि इम्पोर्टेंट हैं, शायद आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को भी मिले। तो आखिर तक बने रहिए और अपनी तैयारी को बूस्ट करिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड इट सेज हाउ कैम ही डेड I will not be juggled with to hell allegiance woes to the blackest devil। कौन कहता है ये? हैमलेट में। ये भी आपको पहचानना, खैर इसमें दिया है पहले से, तो जब ना दिया होगा प्ले का नाम और शायद प्ले का नाम आपसे पूछ ले तो उस समय भी आपको ध्यान रखना है। और फिर जब कहेगा किस आदमी ने बोला है, तो ये बोला है किसने? लियार्टस ने, और शायद हैमलेट के बारे में बोला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव। देखिए पीजीटी 2009 में पूछा गया है, किसी भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ठीक है, तो इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन गिव मी एक्सेस ऑफ इट व्हिच प्ले डज शेक्सपियर ओपन विथ दिस लाइन। इस लाइन से कौन सा शेक्सपियर का प्ले शुरू होता है? तो ये जो प्ले है हमारा 12th नाइट है, और इसमें जो कैरेक्टर है मेलेवोलियो, ये कहता है, ये प्यार का मारा है, ओलिविया से एक तरफा मोहब्बत करता है। वो ओलिविया को पता भी नहीं कि ये उससे मोहब्बत करता है। ठीक है, तो उसी के दौरान ये लाइन बोलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट। आपको जॉइंट देखने को मिल गया, तो जॉइंट से आप कनेक्ट कर लीजिए हैमलेट को। टी पर ख़त्म हो रहा है, जॉइंट भी टी पे ख़त्म हो रहा है, तो ये जो लाइंस हैं ये हमारी किससे हैं? हैमलेट से ली गई हैं और हैमलेट द्वारा बोली भी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द लूनेटिक, द लवर एंड द पोएट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट। दीज वर्ड्स ऑफ शेक्सपियर आर टेकन फ्रॉम। ये जो शब्द हैं शेक्सपियर के, ये कहाँ से लिए गए हैं? इसमें क्या ये लव्स लेबर लॉस्ट से लिए गए हैं, हैमलेट से, या हेनरी फोर्थ से? और आखिर वाला देखिएगा, आखिर वाला जो है आपका मिडसमर नाइट्स ड्रीम, और हमारा आंसर भी यही है, मिडसमर नाइट्स ड्रीम से ही लिए गए हैं, जिसमें एक लवर को क्या क्या कहा है? द लूनेटिक। अच्छा, लवर के एक इंसान की बात की गई है। एंड द पोएट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट करेंगे, चाहे वो कोई पागल हो, चाहे वो कोई लवर हो, चाहे कोई कवि हो, सारे के सारे आपके इमेजिनेशन, कल्पनाओं के मारे होते हैं, ये मतलब है इसका। ठीक है, तो ये किससे लाइन ली गई? मिडसमर नाइट्स ड्रीम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65, जो कि यहाँ से शुरू है, इसको आप हटा दीजिए यहाँ से। अबाउट टोटल्स मिसेलेनी शेक्सपियर्स प्ले सेज आई हैड रादर देन 40 shillings आई हैड माई बुक फॉर सॉन्ग्स एंड सोनेट्स हेयर। हु इज़ द स्पीकर एंड विच प्ले? कौन सा कैरेक्टर है और किस प्ले में उसने ये लाइन कही है? तो ध्यान रखिए, सिलेंडर ने ये लाइन कही है। कहाँ पे? द मेरी वाइफ ऑफ विंडसर। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हेमलेट्स डायलेमा इन एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट। हेमलेट का जो डायलेमा दिखाया गया है, जब वो कहता है टू बी और नॉट टू बी, एन सोलिलकी, एक सोलिलकी में कहता है ये कि क्या किया जाए। इसका असल में क्या मतलब है? कि जिया जाए या मर जाया जाए। तो इनमें से देखिए कौन सा इससे मैच कर रहा है? पहला नहीं मैच करेगा, दूसरा मैच नहीं करेगा, ये लास्ट वाला जो डी नंबर है ये आपका मैच करेगा। ठीक है भाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा, टू बी और नॉट टू बी, यानी टू लिव और टू डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वीनस एंड एडेनिस बाय शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टेंजा। बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है 2021 टीजीटी में, कि वीनस एडेनिस को कितने लाइन की स्टेंजा में लिखा गया। तो हमारा जवाब क्या था वहाँ पर? 6 लाइन स्टेंजा में। अब सवाल क्या है? रेप ऑफ लिकरीज को कितनी लाइंस के स्टेंजा में लिखा गया है? तो 7 लाइन स्टेंजा, जिसको हम और भाषा में क्या कहते हैं? राइम रॉयल कहते हैं। ठीक है, ये दोनों जो पोएम्स हैं हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। 1593 में इन्हें शेक्सपियर ने लिखा था। और क्यों लिखा था, अगर आपको उत्सुकता है तो जान लीजिए, क्योंकि उस समय ड्रामा का चलन नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि प्लेग की वजह से जो थिएटर थे वो सारे क्लोज थे, तो शेक्सपियर ने फिर पोइट्री में हाथ आजमाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज पोएम्स वीनस एंड एडेनिस
द रेप ऑफ लक्रीस अलॉन्ग विथ 126 सोनेट्स, 126 सोनेट, विलियम वीनस एंड एडेनिस और द रेप ऑफ लक्रीस, ये सारी की सारी जो आपकी वर्क हैं शेक्सपियर के, ये पोएम्स हैं, किसको डेडिकेट करी हैं? ये फेयर यूथ को डेडिकेट करी हैं। ठीक है, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन के नाम से जिनको हम जानते हैं। ठीक है, फेयर यूथ भी आपको मिल सकता है, फेयर यूथ। ठीक है, तो फेयर यूथ होगा या फिर अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। तो तीनों, वीनस एंड एडेनिस, रेप ऑफ लक्रीस और पोएम सोनेट नंबर 1 to 126 आपके फेयर यूथ या अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को इन्होंने डेडिकेट करी हैं। एक और थोड़ा सा यहाँ पर जान लीजिए, वो क्या है कि जो 126 से लेकर के 127 से लेकर के 152 तक है, ये डार्क लेडी को इन्होंने क्या करी हैं? डेडिकेट करी हैं, डार्क लेडी। और जो 153 और 154 सोनेट है, ये क्यूपिड, जो कि कौन है? लव गॉड है, ये उसको डेडिकेट की हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी रियोत्सले थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन वाज शेक्सपियर्स पेट्रॉन एंड फ्रेंड। ठीक है, ये ध्यान रखिए, जो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे, जिनको हम फेयर यूथ के नाम से जानते हैं, वो शेक्सपियर के संरक्षक भी थे और मित्र भी थे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, हु कोलैबोरेट शेक्सपियर इन द राइटिंग ऑफ हेनरी एट्थ। हेनरी एट्थ की राइटिंग में शेक्सपियर का साथ किसने दिया? तो देखेंगे हम, बेन जॉनसन क्या है? नहीं, बेन जॉनसन तो नहीं है। जॉन फ्लेचर है, जॉन डन है या जॉन ड्राइडन है? तो आंसर हमारे सामने है, जॉन फ्लेचर ने हेनरी एट्थ में विलियम शेक्सपियर का साथ दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट वाज द अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ द प्ले हेनरी एट्थ बिफोर इट्स पब्लिकेशन इन द फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623? तो जो हमारे हेनरी एट्थ हैं, इसका अल्टरनेटिव टाइटल क्या था बिफोर 1623 के फर्स्ट फोलियो से पब्लिकेशन के पहले? तो वो क्या था? ऑल इज ट्रू। ठीक है, ऑल इज ट्रू हेनरी थर्ड का अल्टरनेटिव टाइटल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ग्लोब थिएटर इन 1613 अ कैनन शॉट एम्प्लॉयड फॉर स्पेशल इफेक्ट्स। चलिए इसको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपके दिमाग में भी बात आ गई होगी। हेनरी एट्थ प्ले जो है वो क्या हो रहा था? परफॉर्म किया जा रहा था, और जब कैनन यानी तोप चलाई जाती है तो क्या होता है? ग्लोब थिएटर में आग लग जाती है 1613 में, फिर 1614 में इसे दोबारा बनाया जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपको तैयार करा दिया जाए कि 1599 में जो सबसे पहला प्ले ग्लोब थिएटर में मंचन किया गया था, जिसका उसका नाम था जूलियस सीजर। ठीक है, एक और क्वेश्चन क्या है कि जो विलियम शेक्सपियर हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि किस आपके थिएटर से संबंधित हैं, तो वो ग्लोब भी है और एक थिएटर है ब्लैक फ्रेयर। ठीक है, ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात क्या है कि जो शेक्सपियर है, उनका 10% का शेयर था ग्लोब थिएटर में। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन व्हिच प्ले शेक्सपियर हैज प्रेजेंटेड अ रॉयल क्रिमिनल। रॉयल क्रिमिनल किसमें पेश किया है शेक्सपियर ने? तो रिचर्ड थर्ड में। इनको कहा भी है कि एक ऐसा क्रिमिनल है जो क्रिमिनलिटी में किसी से पीछे नहीं है, वो खतरनाक क्रिमिनल है। वो कोड ध्यान नहीं आ रहा, नहीं तो बताते आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमेडी ऑफ एरर्स विलियम शेक्सपियर शॉर्टेस्ट एंड वन ऑफ हिज मोस्ट फार्सिकल कॉमेडीज इज बेस्ड ऑन। तो आंसर ऑप्शन देखते हैं अपन, मेनेकमी ऑफ पिलाटूज, लिव्स बाय प्लूटार्क, पेंडेस्टो बाय रॉबर्ट ग्रीन या जीव ऑफ माल्टा बाय मार्लोव। तो मेनेकमी बाय पिलाटूज, ये जो वर्क है, इसी से एक कॉमेडी इन्होंने प्रेरित होकर के लिखी, जो कि सबसे ज़्यादा क्या मानी जाती है? फार्सिकल, यानी खतरनाक, बेहुदा हंसी उसमें भरी हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, Which one is the right chronological order of Shakespeare's major tragedies? इनको ध्यान रखने का एक बहुत आसान तरीका हम लोग बना चुके हैं, वो क्या है? होकम, यानी पहले हेमलेट आएगा, फिर ओथेलो, फिर किंग लियर, फिर मैकबेथ। ठीक है, तो ये जो होकम है ना, यही पूरा बेस है आपको इनको याद करने का, कि पहले हेमलेट, फिर ओथेलो, फिर किंग लियर और फिर मैकबेथ। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, या इसका एक और आप ध्यान रख सकते हैं, 1, 4, 5 और 6। 1 और 4 कितना होता है भाई? 5, और 5 के बाद कितना आता है? 6 आता है। तो 1601 में, ये यहाँ पे लिखिए, 1601 में हेमलेट हो जाएगा,
ओथेलो आपका 1600, रुकिएगा, 1604 में हो जाएगा। किंग लियर आपका 1605 में, और मकबेथ जो है वो 1606 में। ठीक है, 1456 हुक्म के साथ इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। शेक्सपियर्स ट्रेजिक प्ले हेमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, किसके द्वारा इन्फ्लुएंस है? तो ये पहला जो इसका ऑप्शन है हमारा, द स्पेनिश ट्रेजिडी बाय किड। ठीक है, उसको हम रिवेंज ट्रेजिडी भी कहते हैं, जो थॉमस किड ने लिखी थी, उसी से इन्फ्लुएंस होकर हेमलेट को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विच वर्स इज मोस्टली यूज्ड बाय इन हिज प्लेज, किस वर्स को ज़्यादातर यूज़ किया गया? तो ब्लैंक वर्स को यूज़ किया गया है शेक्सपियर के द्वारा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। शेक्सपियर सोनेट्स आर इन द फॉर्म, शेक्सपियर के सोनेट किस फॉर्म में होते हैं? पीजीटी 2000 का क्वेश्चन है। द क्वार्टरेन एंड द राइमिंग कपलेट। ठीक है, द क्वार्टरेन एंड द राइमिंग कपलेट। और ए बी इसकी राइमिंग स्कीम ए बी। ठीक है, और बी सी सी डी और जी। ठीक है, इसको एक बार मैच कर लीजिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, वैसे है तो सही है। ए बी सी डी और जी, ये जो है ये मेन पहचान है आपके शेक्सपियर के सोनेट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द अर्ली प्लेज ऑफ शेक्सपियर वर रिटन बिटवीन, जो अर्ली प्लेज हैं शेक्सपियर के वो लिखे गए हैं बिटवीन, किस सन में लिखे गए, यानी कहाँ से कहाँ तक लिखे गए हैं? क्या 97 से 25? नहीं, ये तो बात का समय हो गया इनका। 98 से 14, ये भी बात का समय है। तो ये जो हमारा ऑप्शन है 1589 से 1595 तक इनके अर्ली प्लेज लिखे गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शेक्सपियर प्रोड्यूस्ड मोस्ट ऑफ हिज नोन वर्क्स बिटवीन, जो नोन वर्क हैं शेक्सपियर के वो किस दौरान इन्होंने लिखे थे? नोन वर्क के लिए 1589 से 1613 का साल जो है आपको ध्यान में रखना है। और एक सवाल आपसे पूछा जाता है, वो क्या है कि बेस्ट प्लेज या बेस्ट ड्रामाज इन्होंने कब लिखे हैं? तो 1603 के बाद इसको बताया जाता है स्कॉलर्स के द्वारा, एक सन, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट आए गए हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ, इनके 20 क्वेश्चंस की बात करेंगे। द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोइटिकल वैल्यूम इज, फर्स्ट पोइटिकल वैल्यूम कौन सा है आपके वर्ड्सवर्थ का? तो वो है डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। इसको इन्होंने 1793 में पब्लिश किया था। और इसी के साथ एक और इनका वर्क आया था, वो है इवनिंग वॉक। दोनों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दोनों को आपको ध्यान रखना है। सन ध्यान रखना है 1793, और इवनिंग वॉक और डिस्क्रिप्टिव ऐसे स्केचेस, ये दो नाम आपको ध्यान रखना है। चलिए, लूसी पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ रिफर टू, जो लूसी पोएम है वर्ड्सवर्थ की, वो एक ग्रुप ऑफ 5 लिरिक्स बाय हिम, पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ इन कोलैबोरेशन विद कॉलरिज। नहीं, ये तो लिरिकल बैलेट्स की बात हो रही है, ह्यूमरस पोएम्स नहीं, ये भी नहीं ठीक है। ये हमारा आंसर है ग्रुप ऑफ 5 लिरिक पोएम्स। ये 5 लूसी पोएम्स हैं जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी, जिसमें कैरेक्टर है लूसी ग्रे, उसके बारे में बात की गई है। वेयर फ्रॉम बिलो कोटेड लाइन्स ऑफ वर्ड्सवर्थ, देखिएगा पीजीटी 2005 का है। नो नाइटिंगेल डिड वर chant more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands। क्या ये सोलिटरी रीपर की लाइन है, या ओ टू नाइटिंगेल, या टू द कुकू? और जो अगला ऑप्शन हमारे सामने वो है टू आ स्काईलार्क। क्या ये ऑप्शन होगा हमारा? तो हमारा जो जवाब होगा वो क्या होगा? सोलिटरी रीपर होगा, जिसमें इन्होंने उस लड़की को, जो हाईलैंड लेस है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। हाईलैंड लेस कहा गया है उस लड़की को जो कि गाना गा रही थी। किस भाषा में गा रही थी? गैलिक। स्पेलिंग देख लीजिएगा, गैलिक, इर्स गैलिक, इसको और लिख लीजिए, इर्स और गैलिक, ये उसकी भाषा थी, इसमें गा रही थी। वो पूछते भी हैं कि क्या कोई मुझे बताएगा कि ये गा क्या रही है? कह रहे मैं ये तो समझ पा रहा हूँ कि ये कोई दुख भरा गीत गा रही है, लेकिन कौन सी भाषा में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो सोलिटरी रीपर के लिए इतने आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं कि सोलिटरी रीपर में जो लड़की है उसकी तुलना इन्होंने नाइटिंगेल से करी है, और बल्कि उससे ऊपर निकाल दिया है उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हु सेड द पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन, किसने कहा है कि जो पोएट है ना वो एक आदमी ऐसा है जो आदमी से ही बात करता है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने ही कहा है। ठीक है भाई, विलियम वर्ड्सवर्थ ने।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पोएम हैज वर्ड्सवर्थ describe different moods of nature, lines written above टिंटर्न अवे। इन्होंने नेचर के अलग अलग मूड की बात एक ही पोएम में करी है, और वो कौन सी पोएम है? टिंटर्न एबे की पोएम है, ठीक है, जो कि 1798 में पब्लिश हुई थी। किसके साथ में? लिरिकल बैलेट के साथ में, और लिरिकल बैलेट्स की ये लास्ट पोएम है। पहली कौन सी है बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग दीज इज द इंटरप्रेटर ऑफ नेचर इन मेनी मूड्स। ये भी हमारा जवाब क्या है? विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ हैं जिन्होंने नेचर को अलग अलग मूड में इंटरप्रेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन 3 years शी ग्रू द लिटिल गर्ल विल बी स्पोर्टिव एज द फॉन। ये भी बात की जा रही है किसकी? लूसी ग्रे की। यानी ये जो लाइंस हैं ये हमारी लूसी पोएम्स से ली गई हैं, ठीक है, लूसी पोएम्स से लाइन ली गई हैं। और उसे कहा गया है कि ये जो पोएम, ये टाइटल हो गया इसका, ये जो लिटिल छोटी सी लड़की लूसी ग्रे है ना, ये हिरन के बच्चे की तरह उछलती कूदती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु कंसिडर्ड वर्ड्सवर्थ एज अ हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर किसने कहा है हमारे वर्ड्सवर्थ को? तो आपको ध्यान क्या रखना है, डी क्विंसी ने कहा है। किसने कहा है? डी क्विंसी, हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर टू वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट, शी गेव मी आईज, शी गेव मी ईयर्स एंड हम्बल केयर्स एंड डेलिकेट फियर्स। जब कभी आपको ये लगे कि ये बात कर रहे हैं किसी ऐसे की कि जिन्होंने उनका ख्याल रखा, उनकी देखभाल करी, तो वो कोई नहीं, नन अदर देन डोरोथी वर्ड्सवर्थ, इनकी बहन है जिनकी ये बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सी, ओ सी ऊपर है, ये ए और बी नीचे आ गया, सी ऊपर, लेकिन आंसर हमारा डोरोथी वर्ड्सवर्थ ही है। ये तो डरा दिया इन्होंने, चलिए कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 70, वेयर एंड व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ मीट सर वॉल्टर स्कॉट। सर वॉल्टर स्कॉट से हमारे जो वर्ड्सवर्थ हैं ये कब और कहाँ में? क्या डेनमार्क में मिले, स्कॉटलैंड में, इंग्लैंड में, या लंदन में? तो हमें ध्यान रखना है कि स्कॉटलैंड में 1803 में एक जो शिप में शायद इनकी मुलाकात हुई थी दोनों लोगों की, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, हाउ मेनी टाइम्स वर्ड्सवर्थ विजिटेड यूरोप। यूरोप को कितनी मरतबा इन्होंने विजिट? 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, या ट्वाइस? तो आंसर हमारा क्या होगा? 6 टाइम्स। विलियम वर्ड्सवर्थ यूरोप घूमने 6 बार गए। कितनी बार? 6 बार, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, तो रुकिएगा, द थीम ऑफ द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इज कंडेम मटीरियलिज्म, है ना। इसी में तो कहते हैं ये कि वी कैन सी लिटिल वी कैन सी अराउंड अस, या अबाउट नेचर, ऐसी कुछ लाइन है कि हम नेचर में बहुत कम देख पाते हैं जो हमारे सामने मौजूद है, बहुत कुछ मौजूद है। तो इसमें इन्होंने मटीरियलिज्म को ही क्रिटिसाइज किया है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। नेक्स्ट देखिएगा, वर्ड्सवर्थ ट्रीटेड नेचर एज, नेचर को किस तरह से ट्रीट करते हैं? लिविंग पर्सनालिटी के तौर पर, लाइफलेस ऑब्जेक्ट, या नॉन लिविंग, या नन ऑफ दीज? तो हमारा जो आंसर होगा वो लिविंग पर्सनालिटी होगा, यानी वो भी एक जीती जागती इंसान की तरह है। कौन? नेचर। किसके विचार में? वर्ड्सवर्थ के विचार में। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट डज पैंथेइज्म मीन्स। पैंथेइज्म का क्या मतलब होता है? भगवान सब में है और हर चीज़ भगवान है। ये देखिए, गॉड इज ऑल, सब कुछ भगवान है, ऑल इज गॉड, वो दोनों एक ही बात है, शब्दों को चेंज कर दिया गया है, ठीक है। चलिए ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर वर्ड्सवर्थ गेट द आइडिया दैट एजुकेशन ऑफ नेचर इज सुपीरियर टू बुकिश नॉलेज। कहाँ से ये बात इनको सीखने को मिली कि जो नेचर है सुपीरियर टू बुकिश नॉलेज, जो नेचर हमें सिखा सकती है ना, वो किताबी ज्ञान से नहीं मिल सकता। ये इन्होंने सीखा है किससे? जैक्स रूसो से, ठीक है, सिर्फ रूसो ध्यान रखिए, रूसो से। नेक्स्ट है, वर्ड्सवर्थ सब्सक्राइब्ड टू हुज बिलीफ दैट ह्यूमैनिटी वाज एसेंशियली गुड बट वाज करप्टेड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी। वर्ड्सवर्थ सब्सक्राइब टू हुज बिलीफ, किसके बिलीफ को, विश्वास को मानते हैं कि जो ह्यूमैनिटी है ना, वाज एसेंशियली गुड, वो तो अच्छी है, बट करप्टेड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी, लेकिन समाज के प्रभाव से बर्बाद हो गई है। ये बात भी कहाँ से इन्होंने ली है? रूसो से ली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ चार्ल्स लैम्ब रोट दैट दो ही लाइक द पोएम्स सब्जेक्ट, लेकिन आई कैन नॉट से दैट द स्टाइल ऑफ इट क्वाइट सेटिस्फाई मी।
तो चार्ल्स लैम्ब ने किस पोयम के बारे में कहा है वर्ड्सवर्थ की कि मैं इसे पसंद तो करता हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि इसकी स्टाइल मुझे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर सकती। क्या वो प्रिल्यूड है? नहीं। लूसी ग्रे? नहीं। लिरिकल बैलेट्स? नहीं। नन अदर देन पीटर बेल। 1814 में या शायद 15 में ये आई थी, इसको देख लीजिएगा भाई, ठीक है? कमेंट में आप बता भी दीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा 78 है, विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ इन 1891 ऑस्कर वाइल्ड साइटेड एन एग्जाम्पल ऑफ डिलीटीरियस इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर ऑन वर्ड्सवर्थ पोइट्री। तो किस पोयम को हमारे ऑस्कर वाइल्ड ने 1891 में क्या किया था, साइट किया था, पढ़ा था? तो ये नन अदर देन जो पोयम है वो कौन सी है? पीटर बेल। विच पोयम ऑफ वर्ड्सवर्थ बेगिंस, कौन सी पोयम शुरू होती है विथ डिस्क्रिप्शन ऑफ हिम एज अ हार्ट-हार्टेड सिनर impervious to the softening influence of nature who makes his living as an itinerant hawker और पोटर और वर्ड्सवर्थ नॉर्दर्न। यहाँ पर पॉटर का जो वर्क आ रहा है ना, इससे तो हिंट मिल रहा है कि ये जो पोयम होना चाहिए पीटर बेल होना चाहिए। एक बार अपन देख लेंगे इसको, और वही है, पोटर शब्द जो है वो पीटर बेल में आया, यानी जो इसमें कैरेक्टर है वो एक ऐसा कैरेक्टर है कि जो शुरुआत में बड़ा निर्दयी और अपने से ही मतलब रखने वाला, दुनिया से कोई मतलब नहीं रखता था, लेकिन जब इसको एक बूढ़ा आदमी नदी में डूबा हुआ मिलता है ना, उसको जब देखता है और उसका जो गधा है वो उसको पुकार रहा है कि आओ बाहर तो आओ, हमें घर चलना है, लेकिन वो नहीं आता है। तो जब उस गधे को और उसके मालिक की लाश को लेकर के उनके घर जाता है ना, तो उनके 7-8 बच्चे होते हैं और वाइफ होती, जैसे उससे पता चलता है वाइफ को, तो रोने गाने लगती है। तब जो है ये जो पॉर्टर है, जो पीटर बेल है ना, ये फिर अच्छी एक बेटर जिंदगी जीने लगता है, सुधर जाता है। ठीक है, तो पॉटर है ये पहले, और घमंडी है, बदतमीज है, सोसाइटी से कोई मतलब नहीं, ये सब है इसमें दिया। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 year Mr. Wordsworth and I were neighbors. Our conversations turned frequently on the two cardinal points of poetry. Who commented? करेंगे शुरुआत में या फर्स्ट ईयर, पहले साल में मैं और वर्ड्सवर्थ जो है वो पड़ोसी थे, और आपस में हम कन्वर्सेशन किया करते थे, यानी क्या कहिए, तर्क वितर्क किया करते थे। टू कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ पोइट्री, पोइट्री के 2 कार्डिनल पॉइंट्स को लेकर के। तो क्या वो कॉलरिज हैं, डिक्वेंसी हैं, साउदी हैं या शैले हैं? तो हमारा आंसर होगा कॉलरिज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जॉन मिल्टन, 80 हो गए इनके, चलिए 20 इनके भी कंप्लीट हुए। अब बारी है जॉन मिल्टन की, और जॉन मिल्टन के जो क्वेश्चंस हैं ये आपको कई बार कुछ कम मिलते हैं देखने के लिए, लेकिन कई बार ये भी अच्छे खासी तादाद में इनके क्वेश्चंस भी हमारे टीजीटी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये 4 राइटर तो आपको बिल्कुल रटे होना चाहिए, एक एक फैक्ट इनका, एक एक वर्क की डेट ऑफ पब्लिशिंग और डेट ऑफ राइटिंग, कंपोजिशन, ये बिल्कुल बढ़िया से रट लीजिए। कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इनसे। इसके अलावा इन्होंने जो भी वर्क लिखे उनके कैरेक्टर्स और जो वर्क्स हैं उनकी थीम याद कर लीजिए, ठीक है ना, कहाँ से क्या सोर्स है उनका, खास करके शेक्सपियर के मामले में। तो सबको आपको ध्यान रखना है, किसी को छोड़ना नहीं है। चलिए पहला, पैराडाइज लॉस्ट वाज पब्लिश्ड इन 1667 इन लंदन। हु वाज इट्स पब्लिशर, इसका पब्लिशर कौन था? तो शायद सैमुअल सिमंस ही है, देख लेते हैं इसको। हाँ, सैमुअल सिमंस ही है। और एक ख़ास बात इसके बारे में जान लीजिए कि जब ये ये वर्क पब्लिश हुआ था तो इसमें 10 बुक्स थी, बाद में इसमें 12 बुक्स हो गई। ये आपसे पूछा जा सकता है कि 12 बुक्स कब हुई? तो 1674 में जो इसका एडिशन आया था उसमें। इसके अलावा जो जॉन मिल्टन थे उन्होंने सिर्फ 5 पाउंड में ही क्या किया था, पैराडाइज लॉस्ट के राइट्स को बेच दिया था सैमुअल सिमन। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। Who wrote that Paradise Lost show off Milton's peculiar power to astonish, and that Milton seems to have been well acquainted with his own genius? करें ये बात किसने कही है कि मिल्टन के अंदर जो आपके एस्टोनिशिंग पावर है ना, वो हमें दिखाई देती है किसमें? पैराडाइज लॉस्ट में। और मिल्टन को अपने उस जीनियस, अपनी उस पावर के बारे में पता भी है। एंड टू नो व्हाट इट वाज, और ये जानने के लिए कि ये क्या है, नेचर हैड बेस्टोर्ड अपॉन हिम मोर ब्यूटीफुली देन अपॉन
अदर्स, कह रहे कि नेचर ने उन्हें बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्रदान की हैं जो किसी दूसरे को नहीं दी हैं। द पावर ऑफ डिस्प्लेइंग वास्ट, जैसे ये शक्ति इनको जो दी है इन्होंने, एलिमिनेटिंग द स्प्लेंडेड, इन्फोर्सिंग द ऑफुल, डार्कनिंग द ग्लूमी एंड द एग्रीवेटिंग द ड्रेडफुल। गजब क्वालिटीज़ है ये। डिस्प्लेइंग द वास्ट, यानी उस चीज़ को दिखाना जो पहले ही बहुत फैली हुई है उसको और बढ़ा करके दिखाना। एलिमिनेटिंग द स्प्लेंडेड, जो शानदार है उसको और शानदार बना के दिखाना। इन्फोर्सिंग द ऑफुल, भयानक को इन्फोर्स करना। ग्लूमी, अंधकारमयी को और अंधकार करके दिखाना। एग्रवेटिंग द ड्रेडफुल, और जो भयावह चीज़ें उन्हें और एग्रीवेट करके दिखाना। ये सारी चीज़ें मिल्टन को प्रकृति ने प्रदान करी हैं। और वो प्रदान करने का रीज़न क्या है कि जो जॉन मिल्टन हैं वो एक जीनियस की तरह इस दुनिया में रहें और अपने कुछ ऐसे वर्क छोड़ जाएं जिससे दुनिया उनको याद करे। तो ये किसने कहा है इनके बारे में? देखिएगा 4 ऑप्शन है हमारे पास। 4 ऑप्शन में क्या ड्राइडन है, सैमुअल जॉनसन है, चार्ल्स लैम्ब है या जॉन कीट्स हैं? तो ये हम कहेंगे कि कौन है, सैमुअल जॉनसन है जिन्होंने ये बात कही है जीनियस होने की। किसके बारे में? जॉन मिल्टन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पैराडाइज लॉस्ट इज अमंग अदर थिंग्स अ पोएम अबाउट सिविल वॉर। सैटर्न रेजेस इम्पियस वॉर इन हेवन बाय लीडिंग अ थर्ड ऑफ द एंजल्स एंड रिवोल्ट अगेंस्ट गॉड, हु सेड, ये बात किसने कही कि जो पैराडाइज लॉस्ट है ना, अमंग अदर थिंग्स अ पोएम अबाउट सिविल वॉर, ये भी एक सिविल वॉर के बारे में ही कहानी है, क्योंकि जो सैटर्न है वो और दूसरे फरिश्तों को मिला करके गॉड के खिलाफ जंग छेड़ देता है। तो ये बात जो कहने वाले हैं जॉन लियोनार्ड है। किसने कही है? जॉन लियोनार्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 64, ही इंटरप्रेटेड पैराडाइज लॉस्ट एज अ जेन्युइन क्रिश्चियन मोरालिटी Piltell and argued that there was no contradiction in Milton's position in the poem since Milton believed that God was his natural superior। ठीक है, क्योंकि मिल्टन जानते थे कि गॉड जो है नेचुरल सुपीरियर है ही, हम सभी के हैं। एंड दैट चार्ल्स स्टुअर्ट वाज नॉट, और चार्ल्स स्टुअर्ट नहीं है, यानी वो किसी राजा को अपना भगवान नहीं मानते थे बल्कि वो भगवान को ही भगवान मानते थे। तो ये बात किसने कही है? हमारे सामने 4 ऑप्शन, C.S. लेविस, F.R. लीविस या ड्रॉडेन या W.J. लॉन्ग। आंसर आपको दिख गया है। तो ये जो हमारा आंसर है ये कौन है? C.S. लेविस है। C.S. लेविस ने ये बात कही है कि चार्ल्स स्टुअर्ट को भगवान नहीं मानते थे। ये आप इसी से ही ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चार्ल्स लेविस। चार्ल्स को लेविस से कनेक्ट करिए और पूरी लाइन याद कर लीजिए। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 65, हु आर्ग्यूड दैट, किसने ये आर्ग्यू किया है, मिल्टन डिजर्व्स क्रेडिट फॉर मेकिंग गॉड विक्ड सिंस द गॉड ऑफ क्रिश्चियनिटी इज अ विक्ड गॉड। ये बात किसने कही है भाई? वो बहुत ख़राब बात है ये, कि मिल्टन इस बात को डिजर्व करते हैं कि उन्होंने भगवान को विक्ड या दुष्ट बना दिया है। ऐसा नहीं कहते हैं इंसान। ऐसी ही बातों की वजह से आज हम ये खतरनाक दिन देख रहे हैं, समझ रहे हैं। जैसे आपको इसका एग्जाम्पल बताएं, एक जहाज़ बना दुनिया में जिसको नाम दिया गया टाइटैनिक। ठीक है, दावा क्या था कि वो कभी डूबेगा नहीं। खुला चैलेंज था भाई। देखिए, दुनिया में जो चीज़ आई है या बनी है ना, उसका एक दिन खात्मा होना है, अंत होना है, बिल्कुल पक्की बात है। ठीक है, डूम्सडे के नाम से हम उसको जानते हैं कि जिस दिन डूम्सडे होगा हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो जब ये चैलेंज किया गया तो अपनी पहली ही वॉयज में टाइटैनिक 2 टुकड़े हो गया था। समझिए, चैलेंज नहीं करना चाहिए गॉड को, इंसान का बस नहीं है भाई। चलिए, तो हमारे जो आंसर है कौन है? विलियम एम्सन ने ये बात कही है कि मिल्टन को ये क्रेडिट दिया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, द रीजन मिल्टन रोट इन लेट फ्लेटर्स व्हेन ही रोट ऑफ एंजल्स एंड गॉड, करें कि एक रीज़न है कि जिसकी वजह से मिल्टन ने जब लिखना शुरू किया तो लगा कि उनको बेड़ियों में जकड़ दिया गया जब उन्होंने फरिश्तों और गॉड के बारे में लिखा। एंड एट लिबर्टी, और वो आज़ाद हो गए जब उन्होंने लिखना शुरू किया डेविल्स एंड हेल, शैतान और नर्क के बारे में। इस बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि ही वॉज ट्रू पोएट, वो एक सच्चे पोएट थे। एंड ऑफ डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, और डेविल्स पार्टी में थे विदाउट नोइंग इट, बिना जाने। ये बात तो पढ़ करके आखिरी वाली आपको ध्यान आ रहा होगा, विलियम ब्लैक का नाम, तो वही हमारे आंसर होंगे, विलियम ब्लैक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पैराडाइज लॉस्ट हैज इंस्पायर्ड द विजुअल वर्क्स बाय वेल नोन पेंटर, कलर engravings in 1974,
हु एग्जीक्यूटेड अ सेट ऑफ 10, सल्वाडोर डाली। ये नाम आपको ध्यान रखना है कि पैराडाइज लॉस्ट ने इन्हें इंस्पायर किया, कि इन्होंने इससे इंस्पायर होकर के 1974 में कई सारी पेंटिंग्स बनाई। नेक्स्ट देखिएगा, द टेम्पटेशन ऑफ द फॉल ऑफ ईव 1808 इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन बाय। ये भी हमारा जो वर्क है ये लिखा गया है विलियम ब्लैक के ही द्वारा। आंसर देखिए, विलियम ब्लैक ही है, तो आंसर विलियम ब्लैक। क्या है क्वेश्चन में, नेम ध्यान रखिए, द टेम्पटेशन एंड फॉल ऑफ ईव, 1808 में इन्होंने ये वर्क लिखा था। अच्छा, एक बड़ी अच्छी बात है जो ध्यान आ गई, देखिएगा, स्पेंसर का पोइटिकल सन किसे कहा जाता है? हम सबको पता है किसको, मिल्टन को कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि मिल्टन का पोइटिकल सन कौन है, तो ये हमारे विलियम ब्लैक है। ठीक है, ब्लैक। तो ये जो श्रृंखला है ये इन पे आके ख़त्म होती है, स्पेंसर से मिल्टन, मिल्टन से ब्लैक। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इन सिन डेथ एंड द डेविल, हु कैरिकेचर्ड द पॉलिटिकल बैटल बिटवीन पिट एंड टर्लो as a scene from Paradise Lost. Pitt is death and Turlo Saturn, with Queen Charlotte as sin in the middle. तो इसका जवाब इन चार में से विलियम ब्लैक, फार लेविस, आई ए रिचर्ड्स, जेम्स ग्लेरी होंगे। ठीक है, कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आप ध्यान रख सकते हैं इसको। चलिएगा, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल डिस्क्राइब्स द पोएट्स विजिट टू हेल, A device adopted from Dante's Divine Comedy in Milton's Paradise Lost. Who is the poet? ये भी आंसर हमारा कौन है, विलियम ब्लैक है। ये जो वर्क लिखने वाले हैं द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, इतना ही आप ध्यान अगर रखेंगे तो आपको विलियम ब्लैक का नाम ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पैराडाइज लॉस्ट इज सेपरेटेड इनटू 12 बुक्स और सेक्शंस, द लेंथ्स ऑफ व्हिच वैरी ग्रेटली, द लॉन्गेस्ट इज विथ 1189 बुक्स। तो सबसे लॉन्गेस्ट जो बुक है ना पैराडाइज लॉस्ट में वो 9th है, और जो सबसे छोटी है वो कौन सी है आपकी, ये शॉर्टेस्ट हो जाएगी, ये बुक नंबर 7 शॉर्टेस्ट, और जो आर बन जा भाई, और जो ये है ये आपकी लॉन्गेस्ट है, बुक नंबर 9। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, पैराडाइज लॉस्ट इज सेपरेटेड इनटू 12 बुक्स, ठीक है, और sections the length of which vary greatly, the with 640 lines, the book नहीं है यहाँ पे, होना चाहिए था। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो 7 होगा, कि सबसे शॉर्टेस्ट अभी बात की है अपन ने, बुक नंबर 7 है, सबसे लॉन्गेस्ट कौन है, बुक नंबर 9 है। पेंडेमोनियम इज द नेम इन्वेंटेड बाय जॉन मिल्टन फॉर कैपिटल ऑफ द हाई कैपिटल ऑफ सैटर्न एंड हिज पियर्स। तो ये जो यहाँ पर आप देखेंगे, द कैपिटल ऑफ के बाद यहाँ पर आपका क्या होगा, ब्लैंक होगा। ठीक है, उसको फिल करने के लिए आएगा, और ये हमारा जो आएगा कि ये जो पेंडेमोनियम है इसको राजधानी कहा गया है, किसकी राजधानी, नर्क की राजधानी इसको कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पेंडेमोनियम वॉज बिल्ट इन अबाउट एन आवर, 1 घंटे में बना दिया गया था पेंडेमोनियम को, बाय फॉलन एंजल्स के द्वारा, एट द सजेशन ऑफ मेमन के सजेशन पर, एट द एंड ऑफ बुक फर्स्ट पैराडाइज लॉस्ट, इट वाज डिजाइन बाय मल्सी बर। का नाम आप ध्यान रखिए, जो इसका आर्किटेक्चर था वो कौन था, मल्सी बर था। इसको बनाने के लिए कहा किसने था, मैमन ने कहा था, मैमून भी आप याद रख सकते हैं। हेल इज पैराडाइज लॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड, हेल को पैराडाइज लॉस्ट में और किस नाम से बुलाया गया है, टार्टरस के नाम से बुलाया गया है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सैटर्न इन पैराडाइज लॉस्ट इन क्रिश्चियन ट्रेडिशन फॉर्मरली कॉल्ड, सैटर्न को क्रिश्चियन ट्रेडिशन में क्या कहा जाता है, ल्यूसीफर कहा जाता है, ल्यूसीफर। ठीक है, ये एक बड़ी प्रसिद्ध हॉलीवुड की सीरीज भी है ल्यूसीफर नाम से। Who uses Milton as the character in his work Milton a Poet? Who uses Milton as a character in his work Milton? ये तो वर्क का नाम है, ये वर्क का नाम है मिल्टन अ पोएट। इसमें मिल्टन को एज ए कैरेक्टर किसने लिया है, क्या कॉलरिज हैं, वर्ड्सवर्थ हैं, या विलियम ब्लैक हैं, या जॉन कीट्स हैं? तो हम क्या कहेंगे, विलियम ब्लैक हैं, जिन्होंने मिल्टन अ पोएट में मिल्टन का कैरेक्टर लिया है। पैराडाइज लॉस्ट रोट हर नॉवेल influenced by Mary Shelley when she was in
टेंस। पैराडाइज लॉस्ट रोट हर नॉवेल इन्फ्लुएंस्ड मैरी। अच्छा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ है। पैराडाइज लॉस्ट यहाँ पर नहीं आएगा, ये यहाँ पर होना चाहिए। ये सॉरी, पैराडाइज पैराडाइज लॉस्ट तो ठीक है। ये देखिए क्या फॉर्मेशन होगा, पैराडाइज लॉस्ट इन्फ्लुएंस्ड मैरी शैली व्हेन शी रोट हर नॉवेल। रोट हर नॉवेल यहाँ पर आएगा ये, ठीक है। तो कौन सी नॉवेल है जो पैराडाइज लॉस्ट से प्रभावित है मैरी शैली की? तो फ्रैंकेनस्टीन। ये नाम आप ध्यान रखिएगा। सवाल या क्वेश्चन आपसे और दूसरे शब्दों में पूछ सकते हैं। पीवी शैले, if Prometheus in part of Milton's constructed his character as attempt to revise, किसके कैरेक्टर को रिवाइज करने के लिए पीवी शैले ने प्रोमेथ्यूस लिखी? तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो सैटर्न होगा, यानी प्रोमेथ्यूस का जो कैरेक्टर है वो सैटर्न से प्रभावित है, ये मतलब है इसका। 80 लास्ट क्वेश्चन है आपका जॉन मिल्टन से। अमेरिकन ऑथर जॉन अर्नेस्टो स्टेनबेक's नॉवेल इन डबियस बैटल टेक्स इट्स टाइटल फ्रॉम। करेंगे जो अमेरिकन ऑथर हैं जॉन अर्नेस्टो स्टेनबेक, इनका एक नॉवेल है डबियस बैटल। ये जो डबियस बैटल है ये टाइटल कहाँ से लिया गया है? तो पैराडाइज लॉस्ट से ये टाइटल लिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ख़त्म हो गए। अब हम बात करेंगे जॉन गाल्सवर्दी की, इनके भी 20 क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। द प्रेस इज, ये आपका ब्लैंक है, इज pilloried mercilessly and Galsworthy pleads for good sense for those who are managing the press today. Which play is referred in these lines? इन लाइन्स के द्वारा कौन सा प्ले रेफर किया गया है? क्या वो द शो है या द स्किन गेम है? वैसे द फॉरेस्ट, द सटायर स्ट्राइप, सॉरी, इसका जो आंसर है वो शो ही होगा, ठीक है। ये इसी में इन्होंने प्रेस को लेकर के बात करी, लेकिन पूरी तरह से नहीं। प्रेस की जो मेन बात है वो इन्होंने एरियो पेजिटिका में करी, जो 1644 का इनका वर्क है, ध्यान रखिएगा। द प्ले इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ वॉर, ये जो प्ले है क्रिटिसिज्म ऑफ वॉर है। गॉल्सवर्दी रिप्रेजेंट्स हिज इंडिक्टमेंट ऑफ द ग्रेट वॉर इन एन एलेगोरिकल मैनर। व्हिच प्ले इज बीइंग रिफर्ड टू हियर? करेंगे जो गाल्सवर्दी है ना, उन्होंने एक प्ले लिखा जिसमें इन्होंने वार पर जो है क्रिटिसाइज किया है, तो वो कौन सा प्ले है वो हमें बताना है। तो चलिए हम ऑप्शन देखेंगे पहले। ऑप्शन हमारे सामने द जॉय, द स्किन गेम, फैमिली मैन, द शो। तो शो तो आपका प्रेस से रिलेटेड हो गया। ये जो स्किन गेम है ना, इसमें इन्होंने बात करी है वॉर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। Galsworthy presents various forms of egoistic prejudices, delusion, and numerous other vices that eat into the vitals of our life. The play is, करें कौन सा प्ले है जिसमें इन्होंने egoistic prejudices की बात करी है, delusion की बात करी है, numerous other vices और दूसरी बहुत से अवगुणों की बात करी है। तो वो प्ले कौन सा है वो हमें बताना है। तो पहले हम ऑप्शन देखेंगे। अ जॉय, अ फैमिली मैन, चलिए आंसर आ ही गया है। अ जॉय, सॉरी द जॉय में इन्होंने ये सारी बात करी, इसमें प्रेजुडाइस भी है, बहुत सारे अवगुण भी हैं जो सोसाइटी के इन्होंने दिखाए हैं। नेक्स्ट देखिएगा। दिस इज अ डोमेस्टिक ड्रामा एंड इन दिस प्ले गाल्सवर्दी अटैक्स द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी एंड एक्सपोजेस इट्स हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस इन डोमेस्टिक लाइफ। ये एक ऐसा डोमेस्टिक ड्रामा है जिसमें गाल्सवर्दी ने अटैक किया है किस पर? मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, पावर को इस्तेमाल करने, गलत इस्तेमाल का, एंड एक्सपोजेज इट्स हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज, और उसके बुरे परिणामों को एक्सपोज किया है इन डोमेस्टिक लाइफ, हमारे डोमेस्टिक लाइफ में। तो क्या आंसर हो सकता है इसका? अ फैमिली मैन, ठीक है। अ फैमिली मैन में एक ऐसे पिता की कहानी है जो कि कंट्रोलिंग नेचर का है, वो चाहता है कि उसकी वाइफ, उसकी बेटी सब उसके कंट्रोल में रहे, और इसी वजह से आखिर प्ले में आप देखेंगे कि वो बिल्कुल अकेला रह जाता है, सब उसे छोड़ के चले जाते हैं। पढ़िएगा, अच्छा प्ले है ये भी। You, mob, the most contemptible thing under the sun. You are the thing that propels the weak, kicks women, or hulls down free speech. This is the today, the tomorrow. Brain you have done, the spirit not the least it. These lines from a part of play. The mob पहले ही दे दिया है उसने, तो वही होगा आपका, ठीक है। ये मॉब भीड़ के लिए कहा है कि तुम क्या क्या हो, तुमने क्या क्या कर रखा है दुनिया में। नेक्स्ट देखिएगा 66। द लेसन अंडरलाइंग दिस प्ले इज दैट
इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ लाइफ आइडियलिज्म शुड नॉट बी कैरीड टू फॉर। कह रहे हैं कि ये एक ऐसा प्ले है जिसमें हमें ये पाठ पढ़ने को सीखने को मिलता है कि हमें आइडियलिज्म को, आदर्शवाद को बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं ले जाना चाहिए। बिकॉज इट डज नॉट प्ले टू बी एन एक्सट्रीम आइडियलिस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ रियलिटीज, क्योंकि बहुत दिनों तक किसी आदर्शवादी का इस रियलिस्टिक दुनिया में टिकना वैसे ही बड़ा मुश्किल काम है। तो कौन सा प्ले है बताइएगा? द शो, द फॉरेस्ट, अ बिट ऑफ लव और स्ट्राइफ। बताइए, कुछ आइडिया लग रहा है आपको? तो जो आंसर है इसका अ बिट ऑफ लव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द प्ले इज अ सोशल ट्रेजिडी बेस्ड अपॉन द कास्ट फीलिंग्स। कास्ट फीलिंग पर बेस्ड है प्ले। द सब्जेक्ट ऑफ दिस ट्रेजिडी इज दैट स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ट्रेडिशंस एंड प्रेस्टीज मस्ट बी मेंटेन्ड एट ऑल कॉस्ट्स। करेंगे जो परिवार की इज्जत और सम्मान है वो हर एक हाल में मेंटेन रखा जाना चाहिए, एंड शुड नॉट बी सेक्रीफाइस फॉर एनी फीलिंग, और किसी की भावनाओं पर इसको जो है सेक्रीफाइस नहीं कर देना चाहिए। कंसाइंस कैन बी सेक्रीफाइस्ड एट द अल्टर ऑफ फैमिली। कंसाइंस, हमारी अंतरात्मा को तो हम फैमिली की वेदी में क्या करते हैं, बलिदान दे सकते हैं। प्रेस्टीज एंड ट्रेडिशन, द प्ले इज, तो करेंगे वो प्ले कौन सा है? द एल्डेस्ट सन है, या द फॉरेस्ट है, लॉयल्टीज है, या आपका स्ट्राइफ है? तो ये जो प्ले है आपका, ये कौन सा है? द एल्डेस्ट सन है, जिसमें ये फैमिली की बात इन्होंने इतनी बढ़ा चढ़ा करके कही कि हर हाल में फैमिली के मान सम्मान को मैनेज किया जाना चाहिए, मेंटेन किया जाना चाहिए। डिफरेंट काइंड्स ऑफ लॉयल्टीज आर प्रेजेंटेड इन दिस प्ले। लॉयल्टीज दिया हुआ है, तो जो हमारा ये क्वेश्चन है, ये आंसर भी इसका हमारा लॉयल्टीज ही होगा। ठीक है भाई, लॉयल्टीज ही आंसर होगा। लॉयल्टीज से लॉयल्टीज को ध्यान रखना है। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ स्कूल ऑफ रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म इन ड्रामा एंड प्लेड अ कंस्पिकुअस पार्ट इन पॉपुलराइजिंग प्रॉब्लम प्ले इन 20th सेंचुरी। हमें पता है कि हेनरिक इब्सन के बाद जिनके प्रॉब्लम ड्रामा सबसे ज़्यादा फेमस हुए वो कौन है? नन अदर देन जॉन गाल्सवर्दी, और वो भी स्पेशली 20th सेंचुरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज वर्क इज रूटेड इन कंटेम्प्रेरी इंग्लिश लाइफ। इनके जो वर्क हैं वो कंटेम्प्रेरी इंग्लिश लाइफ को दिखाते हैं, एंड प्रोवाइड्स अ विविड एंड फेयरली एक्यूरेट पिक्चर, और वो दिखाने की कोशिश करते हैं बिल्कुल साफ सुथरी तस्वीर अपने समाज की, उस समाज की जिसमें वो रहते हैं, और कंडीशन, उसकी परिस्थितियां भी, ऑफ द टाइम्स इन विच लिव्ड, जिसमें वो रहते हैं। तो वो कौन है? हमारे गाल्सवर्दी हैं भाई। ठीक है, ये बात भी सही है कि जिस समाज में वो रहे उन्होंने उसकी एक एक कमी को हमारे सामने उजागर किया है, हमारे सामने निकाल करके रख दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 71, हु डिफाइंड आर्ट एज द परफेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ इन कॉन्ट्रैक्ट विथ द वर्ल्ड। करेंगे आर्ट वो चीज़ है कि जो एक परफेक्ट एक्सप्रेशन हो सकता है ऑफ सेल्फ, स्वयं का, यानी खुद को क्या करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। एंड हिज ड्रामेटिक आर्ट एट लीस्ट इज बेस्ड ऑन हिज रिएक्शन टू द वर्ल्ड एट लार्ज, और उनका जो ड्रामेटिक आर्ट है एट लीस्ट इज बेस्ड ऑन, वो एट लीस्ट कम से कम आधारित है, किस पर आधारित है भाई? ऑन हिज रिएक्शन टू द वर्ल्ड एट लार्ज, दुनिया को देख करके जो उनके अंदर रिएक्शन आते हैं। तो देखिएगा इनका आंसर गॉल्सवर्दी ही होंगे। ठीक है, गॉल्सवर्दी इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये थोड़े टफ क्वेश्चन है, इनको ध्यान से ही पढ़ना और अच्छे से इनको याद कर लेना भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेट मी ट्राई, मुझे कोशिश करने दीजिए, टू कल्मिनेट एनी बायस एंड सी द होल थिंग शुड एन एम्पायर, one of those pure things in white coats, purged of all the prejudices, passions, and predictions of mankind. Let me have no temperament for the time being, only from an impersonal point of view. There be such a thing that I am, thing am I going to get even approximately at the truth? Who said it? ये इतनी लंबी चौड़ी बात किसने कही है भाई? गॉल्सवर्दी ने ही कही है। ये कुछ हमने क्वेश्चन ऐसे भी रख लिए हैं कि शायद भूले भटके इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि किसी राइटर ने अपने ही वर्क के बारे में या पूरी दुनिया के बारे में, अपने समाज के बारे में क्या कहा है, वो भी हम थोड़ा सा समझ सकें। ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, अ ड्रामा मस्ट बी सो शेप्ड एज टू हैव अ स्पेयर ऑफ मीनिंग। कह रहे हैं कि ड्रामा इस तरह से शेप होना चाहिए टू हैव अ
स्पायर ऑफ मीनिंग की जिसमें कोई मतलब भी हो। एवरी ग्रुपिंग ऑफ लाइफ एंड कैरेक्टर हैज इट्स इनहेरेंट मोरल एंड बिजनेस ऑफ द ड्रामाटिस्ट इज टू पोज द ग्रुप एज टू ब्रिंग दैट मोरल पोइग्नेंटली टू द लाइट ऑफ डे। कह रहे हैं कि ड्रामा ऐसा होना चाहिए कि जिसमें जो भी कैरेक्टर्स का समूह या सोसाइटी दिखाई गई है ना, उनकी हर एक नैतिकता को, उनकी सोच को पब्लिक के सामने पेश किया जाए या उस ड्रामे में पेश किया जाए। तो ये भी हमारे कहने वाले गोल्सवर्दी ही हैं, उन्हीं का सेक्शन है। ये हमारे लिए अभी आसान है कि हम बस गोल्सवर्दी भी टिक करते जा रहे हैं, लेकिन जब वहाँ 125 में से ये क्वेश्चन होगा तब हमें दिक्कत हो सकती है। तो इनको कई कई बार पढ़िए, देखिए, याद कर लीजिए। In which play Galsworthy renounces racial prejudices for just social treatment to all classes of people in society। In which play, किस प्ले में Galsworthy renounce छोड़ देते हैं? क्या छोड़ देते हैं भाई? देखिएगा इन्होंने क्या छोड़ा, क्या पकड़ा, देखेंगे। रेनाउंसेस रेशियल प्रेजुडाइसेस, जातिगत जो अवधारणाएं हैं ना, उनको छोड़ देते हैं। फॉर जस्ट सोशल ट्रीटमेंट, समाज का ट्रीटमेंट करने के लिए, या समाज के सारे वर्गों का ट्रीटमेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये जो प्ले है आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर कास्ट की बात होगी वहाँ पर लॉयल्टीज आएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट है। इन विच प्ले गाल्सवर्दी डिजायर टू अवॉइड द एविल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्लीड्स फॉर सिंपैथी फॉर वेफ्स एंड डरलिक्ट्स ऑफ सोसाइटी एंड सो ऑन। किस प्ले में गाल्सवर्दी इच्छा रखते हैं टू अवॉइड द एविल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अवॉइड द एविल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की बुराई को अवॉइड करने की। ठीक है, और प्लीज फॉर सिंपैथी, सिंपैथी या दया दिखाने के लिए प्लीड भी करते। तो ये जो प्ले होगा, क्या वो शो होगा? नहीं। फॉरेस्ट होगा? नहीं। सिल्वर बॉक्स, ये बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स है सिल्वर बॉक्स का क्वेश्चन, ये ध्यान रखिए। ठीक है, कहीं से आपको आइडिया नहीं लग रहा है, लेकिन आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा अगर क्वेश्चन है ये तो। इन विच ऑफ हिज बुक गाल्सवर्दी मेक्स दिस ऑब्जर्वेशन, करेक्ट, किस बुक में गाल्सवर्दी ने ये ऑब्जर्वेशन अपनी लिखी है कि अ गुड प्लॉट इज दैट श्योर एडिफाइस विच राइज आउट ऑफ द इंटरप्ले ऑफ सर्कमस्टांसेस ऑन टेम्परामेंट एंड टेम्परामेंट ऑन circumstances within the closing atmosphere of idea। enough tranquility आंसर होगा इसका, देखिएगा। यहाँ पर भी ये बात कही जाए ना कि जॉन गाल्सवर्दी ने अपनी बात तो किस किताब में रखी है, अपने विचार किस किताब में रखे हैं, ड्रामा को लेकर के, वर्क को लेकर के, तो आप ये वाला जो वर्क है इनका, द इनफ ट्रैंक्विलिटी, इसको ध्यान में रखेंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन द केस ऑफ it often happens that an incoherent ejaculation or clumsy gesture is more eloquent than a fine speech because it hints at the unplumbed depths of agony suffered by the dumbed animals of human race। ये बात भी गोल्सवर्दी ही कह सकते हैं और कोई तो नहीं कह सकता है। ठीक है, चलिए आंसर गोल्सवर्दी ही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी असल में बड़े खतरनाक टाइप के क्वेश्चन है ना, तो 2-4 बार में आपको याद होंगे। आसान भी, जैसा कि हमने कहा था कि पहले सेशन में अपने, कि अभी तो आपको आसान लग रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेंगे तो आपको खतरनाक क्वेश्चन भी मिलेंगे। और आज की इस सेशन में अक्सर क्वेश्चन खतरनाक है, तो सेशन को कई बार देख लीजिएगा। गाल्सवर्दीज कैरेक्टर्स आर डायर इन एक्शन, नेवर फार फेचड और सेल्फ स्टल्टिफाइंग। They are always drawn from average man and women of our immediate surroundings who remark it। किसने ये बात रिमार्क करी है कि गोल्सवर्दी के जो कैरेक्टर्स है ना, कोई बहुत दूर के लोग नहीं है कि उसने अपनी कल्पना से गढ़ लिए हैं और अपने प्ले में रख दिए, नहीं, वो हमारे ही समाज के एवरेज मैन, आम आदमी होते हैं। तो ये बात किसने कही है? ऑप्शन देखिएगा। लियोन स्केलेट, पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होगी आपको भी, शैलेट भी आप कह सकते हैं। टोनी मॉरिसन है, या टी.एस. इलियट, या हेरोल्ड पिंटर। तो ये बात जो कही है, ये कही है आपके लियोन, शैलेट या स्केलेट ने। ठीक है भाई, कि गोल्सवर्दी के जो कैरेक्टर है ना, वो कहीं बाहर के दूसरे ग्रह के नहीं है, वो हमारे ही समाज के आम लोग हैं। नेक्स्ट देखिएगा। गाल्सवर्दीज फर्स्ट पब्लिकेशन वर्क इन 1897 इज द कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। ये जो वर्क है फ्रॉम द फोर विंड्स है, जिसको इन्होंने लिखा था, डेट आपको मिली गई है। किस स्यूडोनाइम के तहत लिखा था? वो है जॉन सिंजॉन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट।
द फर्स्ट वर्क ऑफ गॉल्सवर्दी दैट वाज पब्लिश्ड इन 1904 अंडर हिज रियल नेम, उनके खुद के नाम से जो पहला 1904 में वर्क आया था वो कौन सा था? इससे पहले क्या उनका नाम नहीं आता? तो जवाब होगा नहीं। तो उन्होंने जो अपनी शुरुआत करी 1797 में, जो अपन ने अभी बात करी है द फोर विंड्स से, जो कि एक कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज का, उससे लेकर के जोसलीन तक और जो भी वर्क इन्होंने इस दौरान लिखे हैं 1904 के पहले तक, उन सभी में इन्होंने जॉन सेंट जॉन का सीडोनाइम यूज़ किया है अपने पिता के डर से, क्योंकि इनके पिता चाहते थे कि एक बढ़िया वकील बने, एक सॉलिसिटर बने, जैसे कि इसके पिता थे। ये सवाल भी आपसे पूछा जाता है कि जॉन गाल्सवर्दी के पिता का प्रोफेशन क्या था, तो आपको ध्यान रखना है वो एक सॉलिसिटर थे। ठीक है, तो किस प्ले में इन्होंने असली नाम अपना पहली बार 1904 में लिया या लिखा? ऑप्शन है हमारे पास आइलैंड फेयरीज, तो यही ऑप्शन, ज़्यादा मत देखिए, यही ऑप्शन आपका सही है। आइलैंड फेरिसीज जो इन्होंने 1904 में वर्क लिखा, पहली बार इन्होंने जॉन गाल्सवर्दी का नाम इसमें दिया था। ठीक है भाई। तो ये था आज का सेशन, जो कि 4 राइटर्स पर बेस्ड है आपके टीजीटी के, विलियम शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन और गाल्सवर्दी। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। क्वेश्चन भी खतरनाक थे, तो वो भी आपको पसंद आना चाहिए, क्योंकि खाली आसान तो नहीं पढ़ना है, खतरनाक भी पढ़ के जाना है अपने को। ठीक है, चलिए। अगर इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और एक बात जो आपको ध्यान रखनी है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं फिर किसी और सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।